एक पाक फौज का जवान एसएसजी कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। अब अनवर खान जिरगा बुलाएगा। बैठक में बैठते ही अमजद मुस्तफसिर हुआ। हाकिम भाई हैरानी से बोला, अनवर खान किस चीज का जिरगा बुलाएगा? जिरगा तो हम बुलवाएंगे क्योंकि झगड़ा करने में पहल अनवर खान ने की है। अमजद ने दोबारा सवाल किया, कब बुलवाएंगे? हाकिम भाई उठता हुआ बोला, मैं पूछता हूँ चचा जान से। मोहम्मद जान ने पूछा, छुट्टी कितने दिनों की मिली है अमजद भाई? वो बोला, छुट्टी कौन सी भाई, इसी मसले के लिए नाइट पास आए थे। मोहम्मद जान तकल्लुफ से बोला, खामखा इतनी तकलीफ की, हम मौजूद तो थे। वो बोला, तकलीफ कौन सी, मैं तो सिर्फ अनवर खान के दीदार के लिए आया था। अहमद जान हंसते हुए बोला, वो भी कोई देखने की चीज है? और तमाम उसकी बात पर हंस पड़े। अगला दिन खामोशी से गुजरा। भाई हाकिम ने बताया कि अगर अनवर खान ने जिरगा न बुलवाया तो उससे अगले दिन अब्बू जान खुद जिरगा बुलवाएंगे। लेकिन उस दिन अनवर खान की तरफ से ऐसी कोई सरगर्मी देखने में न आई। उससे अगले दिन हमारी वापसी थी, लेकिन अमजद ने इसरार किया कि जिरगा सुनकर चले जाएंगे। मैंने तशवीश जाहिर की, यार माजे लेट न हो जाएं। वो बोला, पहुंच जाएंगे यार, 5-6 घंटों का तो फासला है। और मैं खामोश हो गया। शाम के वक्त चचा फाजिल गांव के सरकर्दा अफराद को अपना मसला बताकर जिरगा बिठाने के मुताल्लिक बता चुका था। सुबह 10 बजे के करीब जिरगा शुरू हुआ। अनवर खान अपने दोनों बेटों और 10-12 हामियों को लेकर 9:45 बजे के करीब जिरगे की जगह पहुंच गया। सबसे पहले चचा फाजिल ने जिरगे के अरकान के सामने अपना मसला और नुक्ता नजर वाजे किया। उसके बाद अनवर अली ने अपना नुक्ता नजर बताने के साथ साथ उस दिन वाली लड़ाई को भी मौजूए गुफ्तगू बनाया कि किस तरह हमने उसके बेटे और बेटे के दोस्तों को जदोकोब किया था। उसकी कोशिश यही थी कि मसले का सारा इल्जाम हम पर आए। आखिर में उसने अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए दावा किया कि उसका मतलब हरगिज नहीं था कि हाशिम जान की जमीन हथिया ले, बल्कि वो तो चाहता है कि इस जमीन के बदले हाशिम जान मुंह मांगी रकम या मनपसंद जमीन ले सकता है। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जिरगे के अरकान मखमसे में पड़ गए और आखिर में फैसला हुआ कि कल मुतल्लिका जमीन देख कर फैसला किया जाएगा और फरीकैन अपने अपने घरों को चले गए। अब क्या करें माजे, फैसला तो कल पर टल गया। वो बोला, कोई बात नहीं, एक दिन लेट चले जाएंगे। मैंने कहा, बड़ी बेइज्जती होगी यार, ऐसा करो तुम चले जाओ और मेरी छुट्टी का बता देना। वो हतमी लहजे में बोला, मैं तो जाने वाला नहीं, अलबत्ता तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। और मैंने हुज्जतबाजी करने के बजाय खामोश रहने को तरजीह दी। रात गए तक मैं अमजद के साथ गपशप करता रहा, लेकिन मेरा दिमाग अपनी जगह पर हाजिर नहीं था। रह रह कर मुझे अपने लेट हो जाने का ख्याल सताता रहा। मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे मेरे जहन में किलबिलाते रहे। अनवर खान के साथ झगड़े का भी कोई हल नहीं निकल रहा था। जाऊं या ना जाऊं, इस नफी असबात ने मुझे उलझन में डाल दिया था। अमजद बेजारी से बोला, जानू साहब, मैं गंदुम की बाबत पूछता हूँ तो तुम्हारा जवाब चने के मुतालिक होता है। बकरी के इस्तफसार पर भैंस के मुतालिक बताते हो। यकीनन तुम्हें नींद आ रही है या अदनान की माँ याद आ रही है, इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ ले जाएं और मुझे भी सोने दें। मैं खामोशी से उठकर सोने के लिए चला आया। सादिया ने भी मेरी जहनी हालत भांप ली, क्योंकि उसके साथ भी मेरी गुफ्तगू हूँ हाँ तक ही महदूद रही। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछने लगी, परेशान क्यों हो? मैंने उसे टालने की कोशिश की, परेशानी कैसी? लेकिन वो औरत कहाँ जो टल जाए। औरत नाम ही ऐसी सिन्फ का है जो मर्द के दुख दर्द को समझे, उसके जख्मों पर प्यार का मरहम रखे, उसके जहन से बदगुमानियों और अंदेशों को रफा करे। लेकिन शर्त यह है कि वो मर्द से मोहब्बत करती हो। और मेरे साथ सादिया की मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि वो बचपन ही से मुझे टूट कर चाहती थी और मुझे तो उसके बगैर जिंदगी गुजारना ही मुहाल लगता था। मैंने अपने सारे मसाइल और सारे अंदेशे सादिया को सौंप दिए और खुद सो गया। रात देर तक जागने की वजह से सुबह की नमाज भी कज़ा हो गई। बिस्तर से निकलने को जी नहीं कर रहा था। मैं जाने कितनी देर और बिस्तर में गुजारता कि अचानक दरवाजा खटखटा कर भाई मोहम्मद जान कमरे में दाखिल हुआ और तुम्हें अब्बू जान बुला रहे हैं कहकर वो बाहर निकल गया। मैंने जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोया। सुबह की नमाज तो यूं भी नींद की नजर हो गई थी, अलबत्ता अब्बू जान को दिखाने के लिए मैंने सफेद टोपी सर पर रख ली और उनके कमरे की जानिब चल दिया। दरवाजे को उंगली से बजाकर अपनी आमद का ऐलान करते हुए मैं कमरे में दाखिल हुआ। चचा फाजिल भी वहीं बैठे थे। मुझे देखते ही चचा फाजिल बोला, आओ पुत्र बैठो, और मैं उनकी चारपाई की पायंती पर टिक गया। अब्बू जान ने हाथ में मौजूद तस्बीह सरहाने के नीचे रख कर मुझसे पूछा, अमजद पुत्र सोया हुआ है?
मैंने कहा पता नहीं अब्बू जान, मैं अभी तक उसकी तरफ नहीं जा सका। कहकर अब्बू जान थोड़ी देर सोच में डूबे रहे और फिर गोया हुए, उमर बेटा, जवान आदमी हमेशा दिल से सोचता है क्योंकि जवानी दीवानी होती है। उसे हर मसले का हल अपनी ताकत और कुव्वत में नजर आता है। वो भरोसा करता है तो अपने जोरे बाजू पर, अपने बड़े उसे कमजोर और लाचार नजर आते हैं। उनकी सोच, तजर्बा और फहम उसकी नजर में कुछ नहीं होते। लेकिन बेटा याद रखना कि बगैर अक्ल और तजर्बे के मसाइल को हल करना ऐसा ही है जैसे पेट्रोल के बगैर गाड़ी चलाना। ताकत से मसाइल हल नहीं होते, पैदा होते हैं। ताकत बिलाशुबा अच्छी चीज है, लेकिन उस वक्त जब उसको इस्तेमाल करने वाली अक्ल भी साथ हो, और इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास अक्ल भी है। अब्बू ने चचा फाजिल की तरफ इशारा किया। और ताकत के नाम पर तेरे 3 भाई मौजूद हैं। वो उम्र में तुमसे बड़े हैं और ताकत में भी कम नहीं। इसलिए ये सोच के तुम्हारे बगैर ये छोटा सा मसला हल नहीं हो सकेगा बिल्कुल गलत है। और उस दिन अनवर खान के बेटे की पिटाई करके तुम लोगों ने मसले को सुलझाने की बजाय उलझा दिया है। अब शायद तुम ये कहो कि पहल तो आजम ने की थी अमजद पर हमला करके, तो ये सरीहन हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि अमजद पुत्र उससे पहले अनवर खान का मजाक उड़ा चुका था। अगर तुम खुद को आजम की जगह रख कर सोचो तो उसका फेल तुझे बुरा नहीं लगेगा। बाप के खिलाफ होने वाला मजाक कौन बर्दाश्त कर सकता है? क्या ख्याल है? अब्बू जान ने अचानक पूछा। मैं हकला सा गया। जी बिल्कुल। वो बोले, पुत्र परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अनवर खान के लिए हम काफी हैं। जिरगा बैठा हुआ है और उसका फैसला मैंने हर 2 सूरत कबूल करना है, चाहे इसमें हमारा फायदा हो या नुकसान। तुम दोनों ऐसा करो कि वापस नौकरी पर चले जाओ। मेरा ख्याल है पहले भी दोनों लेट हो। अमजद पुत्र को भी तुमने इस बेकार मसले में घसीट कर खामखा तकलीफ दी है। आइंदा ख्याल रखना कि इस किस्म की कोई हरकत भी मुझसे पूछे बगैर नहीं करनी। तुम दोनों मुल्क को कौम का सरमाया हो, और ये सरमाया मैं चंद कनाल जमीन पर कुर्बान नहीं कर सकता। इसलिए जिरगे का फैसला सुनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा चचा सब कुछ लिख कर तुम्हें चिट्ठी डाल देगा। समझ गए ना? मैं आहिस्ता से बोला, जी अब्बू जान। अब जाओ, मेहमान को नाश्ता कराओ और जाने की तैयारी करो। अमजद पुत्र को ये एहसास नहीं होने देना कि मैं तुम्हारी इस हरकत से खफा हुआ हूँ। और मैं सलाम करके निकल आया। चल भाई माजे, अपना दाना पानी तो यहाँ पर पूरा हो चुका। अमजद नाश्ता कर चुका तो मैंने उसे वापसी की नवीद सुनाई। बोला, तो जाओ ना यार, किसने मना किया है तुझे? मैं तो जाने वाला नहीं। मैंने कहा, बकवास मत करो, अब्बू जान सख्त खफा हैं मुझ पर। बोला, तो मत करना ऐसी हरकतें। मैंने हैरानी से पूछा, किस किस्म की हरकतें? वो इत्मीनान से बोला, यही चचा जान को नाराज करने वाली। मैंने कहा, गधे, अब्बू को पता चल गया है कि हम छुट्टी से लेट हैं। बोला, तूने बताया होगा। मैंने कहा, क्यों? मुझे अहमक समझ रखा है। बोला, मेरे समझने से क्या होता है, पूरी दुनिया कहती है। उसका इत्मीनान बरकरार था। मैं झल्ला गया। माजे, तू बात को मजाक में टाल रहा है। तुझे अंदाजा नहीं है कि हम अब्बू से कितना डरते हैं। उन्होंने कहा कि चंद कनाल जमीन के लिए मैं अपने मुल्क कौम का सरमाया दाव पर नहीं लगा सकता, और वो जिरगे का फैसला हर 2 सूरत मानने के लिए तैयार बैठे हैं, और मुझे हुक्म दिया है कि विद इन नो टाइम यहाँ से दफा हो जाओ और तुझे खुद से 2 कदम आगे रखूं। अमजद वापस न जाने पर बजिद था। बोला, मैं खुद बात करता हूँ चचा जान से। मैं गुस्से से बोला, जब अकल तकसीम हो रही थी ना तो तुम कद वसूल कर रहे थे। वो भी तुर्की बतुर्की बोला, तुमसे तो चंद कदम पीछे ही था। इससे पहले कि मैं उसे कोई करारा सा जवाब देता, अब्बू जान बैठक में दाखिल हुए। हम दोनों बेख्तियार खड़े हो गए। अमजद पुत्र कैसे हो? बोला, ठीक हूँ चचा जान। वो बोले, पुत्र बात यह है कि जब पहली बार तुम हमारे घर आए थे उसी दिन मैंने जान लिया था कि मुझे 5वां बेटा मिल गया है, और मुझे फख्र है इस बात पर कि अपने घर का जरा सा मसला सुनते ही तुम भागते चले आए। लेकिन पुत्र बात यह है कि इतने छोटे मसले पर इतने कीमती सरमाए को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब भी कोई ऐसा मसला हुआ जो हमसे हल न होने वाला हुआ, मैं सबसे पहले आप लोगों को बुलाऊंगा। अब्बू जान ने हम दोनों की तरफ इशारा किया, ठीक है ना? और हम दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। अब आप लोग जाएं। जिरगे का फैसला सुनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फैसला जो भी हुआ मुझे कबूल होगा। मैं फाजिल को कहूंगा कि तुम्हें चिट्ठी लिख दे। अब जल्दी करो ताकि लेट न हो जाओ। अब्बू जान ने अमजद को गले लगाकर उसका माथा चूमा और पीठ थपथपा कर चले गए। अमजद जो मेरे साथ हुज्जत बाजी कर रहा था, अब्बू जान के कहने के बाद हंसी खुशी वापस जाने के लिए तैयार हो गया। 10 बजे के करीब हम बस स्टॉप पर पहुंच गए। इस स्टॉप पर हर घंटे बाद बस गुजरती जो वहां से शहर पहुंच जाती थी। 10 बजे की गाड़ी में सवारियां इतनी ज्यादा तादाद में ठुसी हुई थी कि हम उस पर सवार होने की जुर्रत न कर सके। दूसरी बस ने 11 बजे वहां से गुजरना था। अमजद बोला, चलो यार होटल में बैठ कर गाड़ी का इंतजार
انتظار کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم دونوں ہوٹل کی چارپائیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ مختلف قسم کے مزدور، ڈرائیور اور فارغ طبقے کے لوگ چارپائیوں پر بیٹھے گپوں میں مشغول تھے۔ ہم دونوں بھی ان میں شامل ہو گئے۔ 11 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے جب چارپائیوں پر بیٹھے لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ بس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگ ہوٹل کے مالک کو چائے اور ناشتے وغیرہ کی ادائی کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک جیرا پہلوان، جو اپنے وقت میں علاقے کا چیمپئن تھا، چارپائی پر لیٹا سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے بل وصول کر رہا تھا۔ میں اور امجد بھی اس کی جہازی سائز چارپائی کی طرف بڑھے تاکہ ادائی کر سکیں۔ میں نے رقم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت ایک شخص موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا پہلوان کی چارپائی کے نزدیک پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی جیرا پہلوان چہکا، آؤ بھائی شیر خان، کیا حال ہے؟ وہ شخص بولا، حال کو چھوڑو جیرے بھائی، ذرا موٹر سائیکل کی چابی دو، میں تھانے کا چکر لگاؤں، میری موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ جیرے پہلوان نے حیرانی سے پوچھا، خیر تو ہے، تھانے کس لیے؟ اور اس کے ساتھ ہی اپنی موٹر سائیکل کی چابی بھی اس کی جانب اچھال دی، جس کو کیچ کر کے شیر خان چارپائی کے نزدیک کھڑی جیرے کی نئے ماڈل کی موٹر سائیکل کی طرف بڑھتا ہوا بولا، رحمان خیل میں 2 قتل ہو گئے ہیں، زمین کا مسئلہ تھا، میں تھانے میں اطلاع دے دوں، تفصیل تجھے واپسی پر بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ تھانہ وہاں سے 2 میل آگے سڑک کے کنارے واقع تھا۔ قتل کا سنتے ہی میں نے ہاتھ میں موجود 10 کا نوٹ جیرے پہلوان کی گود میں پھینکا اور بقیہ لیے بغیر اپنے گاؤں کی جانب دوڑا۔ امجد مجھ سے 2 قدم آگے تھا۔ آپ لوگ ہمارے بھاگنے کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے، جی ہاں، رحمان خیل میرے ہی گاؤں کا نام ہے۔ ہم دونوں تیز رفتاری کا ریکارڈ توڑتے رحمان خیل کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ یوں بھی بھاگنا دوڑنا کمانڈو سروس کا خاصا ہے، لیکن اس وقت کا دوڑنا کمانڈو سروس کی بنسبت رفتار کی وجہ سے مختلف تھا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہونے تک ہمارے سانس پھول چکے تھے۔ مکانات کی حدود کے قریب جا کر امجد رک گیا۔ یہ 2 راہ تھا، وہاں سے ایک راستہ گھر کی طرف اور دوسرا ہماری زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ کدھر چلیں؟ اس نے پھولی سانسوں کے درمیان پوچھا اور میں جواب دینے کی بجائے سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ہم دونوں حادثے کی جگہ سے لا علم تھے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، کسی سے پوچھ لیتے ہیں، اور میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس سے اتفاق کیا، مگر وہاں نزدیک کوئی بھی موجود نہیں تھا جس سے پوچھا جاتا۔ ایک خیال کے تحت میں گلی کے سرے پر واقع گھر کے دروازے کی جانب بڑھا اور اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھتا، مجھے گلی کے موڑ سے محمد جان بھائی مڑتا نظر آیا اور میں دستک دینے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے محمد جان کی سمت دوڑ پڑا۔ امجد نے بھی غالباً اسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے امجد کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہم جیسے ہی دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچے، اس نے حیرانی سے پوچھا، ہم نے اڈے پر سنا ہے کہ 2 قتل ہو گئے ہیں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، مگر تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے سوچا شاید انور خان کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی… وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ خیر محمد اور سہراب شاہ کے بیٹوں کے مابین فائرنگ ہوئی ہے، دونوں طرف کا ایک بندہ ہلاک ہو گیا ہے، اسی وجہ سے آج جرگے کی کارروائی بھی مؤخر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، ان کی تو صلح ہو چکی تھی۔ محمد جان تلخی سے ہنسا، صلح؟ فوجی صاحب، گنڈا پوروں کی صلح اور جنگ بندی سے تم خوب واقف ہو، اس کے باوجود صلح صفائی کی بابت پوچھ رہے ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن فائرنگ کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا؟ وہ بولا، سنا تو یہی ہے کہ خیر محمد کے بیٹے اکمل کو کل سہراب شاہ کے بیٹے فضل شاہ نے بزدلی کا تانا دیا تھا۔ وہ دونوں امیر خان بیلدار کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ جھگڑا تو اسی وقت بڑھ جاتا، لیکن امیر خان اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے بات رفع دفع ہو گئی۔ آج جب فضل شاہ اپنے ماموں زاد اکبر شاہ کے ساتھ زمینوں کی طرف جا رہا تھا، اکمل خان کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اکمل خان راستے میں ان کی طاق میں چھپا بیٹھا ہوا تھا، لیکن افسوس کہ فضل شاہ کو مار کر وہ خود بھی بچ نہ سکا اور اکبر شاہ کی گولی سے موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ محمد جان کی بات ختم ہوتے ہی امجد مجھ سے مخاطب ہوا، جانو صاحب، ابھی واپس چلو، یہ نہ ہو کہ اگلی بس بھی نکل جائے۔ بالکل، تم لوگ جاؤ، میں بھی ذرا زمینوں پر پھیرا لگاؤں، کل جرگے کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا۔ یہ کہہ کر محمد جان ہم دونوں سے ہاتھ ملاتا ہوا زمینوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہم دونوں سٹاپ کی سمت چل دیے۔ اڈے کی سمت آہستہ روی سے چلتے ہوئے امجد مستفسر ہوا، خیر محمد اور سہراب شاہ کا کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا، یار ماجے، تو نے ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت کے قصے تو سنے ہوں گے۔ وہ بولا، کیوں نہیں، بلکہ سیرت کی کتابوں میں خود
भी पढ़े हैं। मैंने कहा बस ज़ुहूर इस्लाम से पहले के अरब और हमारे गंडापुर एक ही तरह की ज़हनियत के मालिक हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बुत परस्त थे और ये कलमा गो हैं। उनके पास तीर तलवार थे और ये जदीद असलहे से लैस हैं। झगड़े उन्हीं की तरह छोटी छोटी और बेमानी बातों पर करते हैं। कुत्तों की लड़ाई पर कत्ल, मुर्गों और बटेरों के मुकाबलों में कत्ल, खूबसूरत और बेरीश लड़कों की वजह से कत्ल, अलगरज हल्की सी गाली गलोच और तानों पर भी कत्ल हो जाया करते हैं। खैर मोहम्मद और सोहराब शाह के माबैन लड़ाई की वजह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी इन्हीं बातों से मुतल्लिका एक जहालत खेज बात है। अमजद इश्तियाक आमेज लहजे में बोला, फिर भी कुछ पता तो चले। मैं एक लहजा सांस लेने के लिए रुका और फिर गोया हुआ, मुझे तो बताते हुए शर्म आती है लेकिन तुम इसरार करते हो तो सुनो। खैर मोहम्मद का छोटा बेटा अजमल खान काफी खूबसूरत लड़का है। करीबन 2 साल पहले सोहराब शाह ने उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने अपने वालिद को जाकर बता दिया। बस फिर क्या था, एक दूसरे पर राइफलें तन गईं। करीब था कि फायरिंग हो जाती। सोहराब खान जुर्माना भरने पर आमादा हो गया और अपनी हरकत के बदले उसे 20 कनाल अराजी खैर मोहम्मद के हवाले करनी पड़ी। कल गालिबन उसी जमीन का ताना अकमल को दिया गया था। अमजद हैरानी से बोला, अजीब बात है, छेड़ा तो लड़कियों को जाता है, आपके इलाके में अनोखा ड्रामा शुरू है और ये जुर्माने के तौर पर जमीन कैसी? मैंने कहा ये इस इलाके का रिवाज है, अलबत्ता छेड़छाड़ के बदले रकम या अराजी वगैरह कबूल नहीं की जाती। ये खैर मोहम्मद की बेगैरती थी कि वो जुर्माना लेने पर राजी हो गया था। लोगों को इस बात से बेखबर रखने की कोशिश की गई लेकिन ऐसे राज कहाँ छुपते हैं। वो बोला, अगर यूं है तो फिर आप लोगों की अनवर खान के साथ अभी तक कोई फायरिंग नहीं हुई, हालांकि 2 दफा हाथापाई हो चुकी है। मैंने कहा, एक तो अब्बू जान गंडापुर होते हुए भी ठंडी तबीयत के मालिक हैं, दूसरा ज्यादती चूंकि अनवर खान की तरफ से हुई है इसलिए उनकी तरफ से फायरिंग की कोशिश नहीं की गई। वैसे ये हतमी बात नहीं है, वो किसी वक्त भी इस जहालत का मुजाहरा कर सकते हैं। हम अभी बस स्टॉप से चंद गज दूर थे कि बस का हॉर्न सुनाई देने लगा। रात गए ही हम अपनी जगह पहुंच सके थे। सीनियर सूबेदार गुस्से और तशवीश की मिली जुली कैफियत में मुब्तला था। वो धाड़ा, कहाँ मर गए थे तुम दोनों? मैंने कहा, सर घर में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी इसलिए। वो अमजद से मुखातिब हुआ, और तुम? उसकी नजर में हम अपने अपने घर गए हुए थे। वो बोला, मैं भी उमर के साथ था। वो गुस्से से बोला, टेलीफोन पर या टेलीग्राम देकर मुत्तला नहीं कर सकते थे? बहरहाल सुबह तैयार रहना, दोनों को कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश होना है। और हम सर हिलाकर अपने कमरे में आ गए। मैंने कहा, चल भाई माजे साहब, इज्जत अफजाई के लिए तैयार हो जाओ। वो बोला, जानी मियाँ, इज्जत आने जाने वाली चीज है और तू क्यों घबरा रहा है? घबराना तो मुझे चाहिए, तुम्हारे साथ कोई पहली मर्तबा तो ऐसा नहीं हो रहा। और मैं उसकी बकवास को नजरअंदाज करके करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह के मामूलात से फरागत के बाद हम दोनों वर्दी पहनकर दफ्तर पहुंच गए। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद इजलाल शाह एक सख्त गिर, डिसिप्लिन पसंद आदमी था। ऑफिस में बुलाकर हमारी प्रॉब्लम सुने बगैर वो बरस पड़ा, सख्त निकम्मे और नालायक हो तुम दोनों, बगैर इजाजत लेट आने की सजा मालूम है? तुम दोनों का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। SSG एक मुनज़्ज़म इदारा है और कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते मैंने हमेशा डिसिप्लिन की पाबंदी की और करवाई है। तुम दोनों का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए मैं इतनी नरमी कर सकता हूँ कि तुम लोगों को घर भिजवाने की बजाय RTU यानी रिटर्न टू यूनिट कर दूं। इसलिए अब तुम दोनों जाने की तैयारी करो। ये कहते ही उसने हमारे साथ खड़े सीनियर को हमें बाहर ले जाने का इशारा किया। मगर सर, उसने अमजद को बात करने का मौका दिए बगैर हमारे साथ आने वाले सीनियर से कहा, नो आर्गुमेंट, ले जाओ इन्हें। और हम सैल्यूट करके बाहर आ गए। यूनिट वापस जाने में हमारी बड़ी सुबकी थी लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। अपना सामान पैक करते हुए मैं आहिस्ता से बोला, इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अमजद तलखी से बोला, गलत, इसको कहते हैं धोबी का कत्ता घर का न घाट का। और मैं बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। माजे इतनी छोटी बातों पर परेशान नहीं हुआ करते। आर्मी की सर्विस करनी है, यहाँ न सही यूनिट में सही, तनख्वाह और राशन पानी वहाँ भी मिलेगा। अमजद खिलाफ तवक्को खामोश रहा। सीनियर सूबेदार और कंपनी कमांडर ने अपनी सी कोशिश की कि हमारी सजा पर अमल दरामद रुक जाए, मगर उन्हें कामयाबी न हुई। मजबूरन अगली सुबह हम मूव ऑर्डर लेकर यूनिट रवाना हो गए। हमारी साबिक यूनिट उस वक्त स्कर्दू में तैनात थी। यूनिट पहुंचते ही मैंने खत लिखकर घर वालों को अपने नए एड्रेस से मुत्तला कर दिया। हमारा एक हफ्ता बटालियन हेडक्वार्टर में गुजरा। इस दौरान बटालियन कमांडर से हमारी मुलाकात भी करवाई गई। हमारे वापस आने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।